सो गाइस, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। जैसे ही हमारा अकाउंटिंग का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दिन हम स्टार्ट करेंगे हमारा अकाउंटिंग का पार्ट, ठीक है। और बाकी जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो मैं एक पर्टिकुलर सिंगल वीडियो में बना के आप लोग को सभी का इसका न्यूमेरिकल जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ थ्योरी की। अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। अब आप सभी को पता है अकाउंटिंग में हम क्यों बनाते हैं, अकाउंट क्यों बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसे हमें क्या करना होगा, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे बिजनेस में, जैसे अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसके समझिए कि दिन के 10 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वो कहीं पे भी रिकॉर्ड कर सकता है या वो उसकी बुक बना के बुक पे भी रिकॉर्ड कर सकता है। बट एक बड़ी कंपनी के लिए उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, जिसके डेली के ट्रांजैक्शन 100 ट्रांजैक्शन या समझ लिए 10,000 ट्रांजैक्शन डेली के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए वो बुक में तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता है। तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए क्या मेंटेन करना पड़ता है? अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अकाउंट में हम कौन सी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं इसकी बात करते हैं। तो आ जाइए, अभी जैसे आप अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंट आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के जब अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो रिकॉर्ड करेंगे वो क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे आप? मेजरिंग बिजनेस एक्टिविटी, मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटी है हम उसे ही अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और वो इकोनॉमिक टर्म में होना चाहिए। और थर्ड क्या है आपका? मॉनेटरी टर्म, मतलब वो मॉनेटरी टर्म का मतलब क्या है कि पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हम हमारे अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पैसे से रिलेटेड होना चाहिए या इकोनॉमिक टर्म होना चाहिए या बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट भी हमारे पास बहुत सारे टाइप के अकाउंट होते हैं जिसमें हम बेसिकली आज है जो है 4 टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारा क्या आ जाता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री पास करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये जनरल एंट्री क्या होता है? तो जनरल एंट्री हमारे पास जो है उसके अंदर भी जो किया गया है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जनरल एंट्री को। और ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है वो कौन कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब ये आप 11 से, अब जैसे कि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने 11 से अकाउंट पढ़ते आ रहे हैं। तो 11th में आपने पढ़ा होगा सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट के में जो है गोल्डन रूल पढ़ाया होगा आप लोग ने, जो कि 3 गोल्डन रूल है हमारे पास। तो कमेंट करिए और आप लोग मुझे बताइए वो 3 गोल्डन रूल क्या है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पता होगा क्योंकि आप 11th-12th से करते आ रहे हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है? पर्सनल अकाउंट, सेकंड क्या है आपका? रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। अब ये तीनों अकाउंट जो है ये अकाउंट में भी हम डिफरेंट चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम एक ही में डाल देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? डिवाइड करके अलग अलग सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पे आती हैं वहाँ पे रिकॉर्ड करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में हम कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं? जैसे जो कोई नेचुरल आदमी है, मतलब नेचुरल है पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी, जैसे आप और हम जैसे हो गए आम आदमी पर्सन। तो इसमें हम किसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? नेचुरल पर्सन की। नेचुरल पर्सन को मैं हिंदी में अगर लिखना चाहूँ तो क्या हो गया? ये आपका आम आदमी की जो ट्रांजैक्शन है वो हम क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? रियल अकाउंट में हमारे बिजनेस के जो भी असेट्स होते हैं, रियल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी हमारे बिजनेस के असेट होते हैं। अब असेट भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, जैसे हमारे पास टेंजिबल असेट हो गया, इंटेंजिबल असेट हो गया। तो जितने भी हमारे टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स हैं हमारे बिजनेस में यूज होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास पैसा इनफ्लो आया, आउटफ्लो गया, या उसके जो भी इनकम अराइज हुए उससे, या जो भी उसके एक्सपेंस अराइज हुए, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं? हमारे रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में हमारे पास असेट्स है। असेट्स भी हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका आ जाता है टेंजिबल और एक आपका आ जाता है इंटेंजिबल, ठीक है। अब उसके बाद हमारा थर्ड अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या हो जाता है कि हम पर्टिकुलर क्या करते हैं? सिर्फ पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का इनकम जिससे अराइज हुआ वो, और किसी भी चीज़ से हमारा एक्सपेंस जो अराइज हुआ है वो। तो हम क्या करते हैं? आपके नॉमिनल अकाउंट में क्या इंक्लूड करते हैं? एक्सपेंसेस और इनकम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि जनरल एंट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री हमारे पास 3 पार्ट में होती है। सबसे पहले हमारा जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, जिसके अंदर हम किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन का रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट के अंदर हम हमारी असेट की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जो कि असेट हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। क्या? एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल में डिवाइड है। उसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है
क्या, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी किसकी, जनरल एंट्री की। अब जनरल एंट्री में क्या होता है अब यहाँ पे कि ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर्ड बाय सीक्वेंस। ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर्ड बाय सीक्वेंस। तो मतलब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे बिजनेस में हमारे जो भी ट्रांजेक्शन होते जाते हैं हम वैसे डे टू डे या रेगुलर बेसिस पे वैसे रिकॉर्ड करते जाते हैं। मतलब जैसे आज हमने सेल की, ठीक है, हमने सेल की हमारी 15 लाख की समझिए, तो हम सेल की एंट्री पास करेंगे। उसके बाद हमने कुछ परचेस किया तो परचेस की एंट्री पास करेंगे। फिर हमने 5 डेज़ के बाद या 10 डेज़ के बाद फिर से सेल किया तो सेल की एंट्री पास होगी। मतलब सीक्वेंस वाइज इसमें हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आप क्या बनाते हो, लेजर अकाउंट बनाते हो। अब ये जनरल अकाउंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट। अब ये लेजर अकाउंट सर क्यों बनाते हैं हम, तो लेजर अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है, जैसे आप देखिए परचेस की एंट्री हमने की है, बट अभी हमने 5 दिन बाद परचेस की एंट्री की है। अगर आपको ये पता करना है कि मेरे फर्म की या मेरे ऑर्गेनाइजेशन की कितनी परचेस हुई हैं या हमने कितनी सेल की हुई हैं पर्टिकुलर मंथ में, तो वो आप कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि जनरल एंट्री में तो आपने सीक्वेंस वाइज पास किया हुआ है, मतलब आपने जब भी वो ट्रांजैक्शन की थी तभी किया हुआ है, तो उसका टोटल करने के लिए आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं, जैसे परचेस का अलग अकाउंट बना दिया, सेल का अलग अकाउंट बना दिया, इनकम का अलग अकाउंट बना दिया, एक्सपेंस का अलग अकाउंट बना दिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम सबकी इनकम को क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट में जैसे परचेस अकाउंट, सेल, इनकम, एक्सपेंस, ये सारे अकाउंट जो है हम क्या कर देते हैं, टोटल करने के लिए सबका एंट्री जो है पास कर देते हैं, एक ही जगह पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल डिफरेंट अकाउंट आर प्रिपेयर फॉर टोटलिंग सिंगल अकाउंट। मतलब जितने भी अकाउंट हम जो अलग अलग अकाउंट बनाए हैं सबका सिंगल अकाउंट बनाएंगे और उसका टोटल करने के लिए ये हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। अब लेजर के बाद हमारे पास थर्ड क्या आ जाता है, आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस, अब ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, आप सभी ने भी 11th 12th में बनाया होगा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं हम, कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए, अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अब अर्थमेटिक एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल की, जैसे मैंने मेरी गुड्स जो है कंपनी की सेल की कितने में, वो 10 लाख रुपीज़ में। अब मैंने क्या किया, अकाउंट्स बनाया अपना, जैसे मैं ट्रायल अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो वो 10 लाख की जो मैं सेल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने 10 लाख की सेल तो की, बट मैंने वहाँ पे क्या हुआ, एक जीरो लगाना भूल गया, तो वो मेरी क्या हो गई, 10,000 हो गई। तो जब मैं बैलेंस को टैली करूँगा तो मिसमैच हो जाएगी। तो जब वो मिसमैच होगा तो मुझे फेयर व्यू नहीं मिलेगा, मेरे जो भी बैलेंस शीट बना रहा हूँ या ट्रायल अकाउंट बना रहा हूँ उसका फेयर व्यू नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हम उसे चेक करने के लिए कि ये फेयर व्यू मिले हमें, उससे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल अकाउंट बनाते हैं। उसके अंदर क्या चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं। वो भी कौन सी एक्यूरेसी, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं। और अगर ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी आपकी नहीं मिलती है, जैसे आपने वो 10 लाख की सेल की और जीरो लगाना भूल गए हैं, तो उसके हम ये क्या करते हैं, नलिफाई एंट्री पास करते हैं, जिसमें हम उसको राउंड फ्राई कर देते हैं कि आपका 10 लाख के लिए हो गया है। तो अगर अर्थमेटिक एक्यूरेसी आपका नहीं मिला तो क्या करोगे, इफ़ नॉट देन वी आर पास एडजस्टिंग एंट्री। मतलब ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, देन उसके बाद अगर हमारा नहीं होता है टैली तो एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, जो नलिफाई एंट्री होती है हमारी। फिर देन उसके बाद हमारा लास्ट क्या आता है, आपका बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 3 टाइप में आ जाते हैं, जो कि आप बनाते आ रहे होंगे, जो कि 11th 12th के बच्चे जब आप रहे होंगे तो आपका अकाउंट टैली नहीं हुआ होगा बहुत सारे बच्चों लोग का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि हमारे फर्म की कितनी ग्रॉस प्रॉफिट हुई है और कितने ग्रॉस लॉस हुए हैं। तो आप देखेंगे जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उसमें जो हमारा बैलेंस बचता था वो अगर हमारा बचता था तो क्या बोलते थे, ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरे टाइप अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। उसके बाद सेकेंड हमारा क्या है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या, बैलेंस शीट नहीं है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मिल जाता है आपको, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिल जाएंगे, आपके फर्म के ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिल जाएगा आपको, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। उसके बाद लास्ट आपका क्या आता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको क्या देता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है आपके फर्म की, कि आज आपके फर्म की
फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट जो हैं आपके, ठीक है, ये दोनों अकाउंट किसके लिए बनते हैं? ये पूरे ईयर के लिए बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस किसके लिए बनते हैं? पूरे ईयर के लिए बनते हैं। बट बैलेंस शीट आप देखेंगे, जब भी आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो वहाँ पे हम लिखते थे एज ऑन बैलेंस शीट। क्या? एज ऑन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपका जो हम लिखते हैं, तो बैलेंस शीट में हम सिंगल 1 डे का भी बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जैसे लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, तो ये आपका सिंगल डे के लिए भी बनता है। बट आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका पूरा होल ईयर के लिए बनता है, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। सो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, या आप बोल लीजिए प्रिंसिपल के बारे में, या आप बोल लीजिए पोस्टुलेट के बारे में। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सेम होती है। तो हम बात करने वाले हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल या पोस्टुलेट, कुछ भी बोल लीजिए, ये सेम। इसके ऊपर आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके 2023 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से करिएगा। और मैंने यहाँ पे आपको पूरे शॉर्ट, मतलब जो होते हैं शॉर्ट ट्रिक में आपको लिख के दे दिया हूँ। मैं आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने जो लिखी हैं चीज़ें, वो चीज़ों को आपको अपने नोट्स, अगर आपको सेम ऐसे ही बनाना है तो आप बना सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट क्या है अपना? अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब ये अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? अक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब हमारा रिवेन्यू या एक्सपेंसेस जब इंकर्ड हुआ, मतलब जैसे आपने ट्रांजेक्शन सेल की, ठीक है, बट आपको उसका पेमेंट अभी तक नहीं मिला। कोई गुड्स को आपने क्या किया? सेल किया, बट उसका पेमेंट आपको नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? वो अक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं कि उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मतलब आपको अभी पैसे मिले नहीं, बट आपके यहाँ से गुड्स सेल हो गए, तब आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर आपके एक्सपेंस करने हैं। एक्सपेंस के लिए आपका हुआ नहीं, बट उसके जो ट्रांजेक्शन है वो अभी हम रिकॉर्ड करते हैं। वो किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं? अक्रूअल कॉन्सेप्ट में। उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन असेट्स आर कंज्यूम। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? रिवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न एंड आपका जो है एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर कंज्यूम, ठीक है। अब उसके बाद अक्रूअल कॉन्सेप्ट के बाद आपका सेकेंड क्या आ जाता है? आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई आप मुझे ये सेल कर दीजिए, गुड्स आपका सेल कर दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा, आज दे दूंगा, या आपको बोलता है कि मैं आपको पर्टिकुलर 10 डेज़ के बाद ये पैसा जो है वो दे दूंगा। तो आपका कितना भी सगा फ्रेंड क्यों ना हो, या दोस्त क्यों ना हो, या कोई भी हो, तो आपको उसकी बातें नहीं माननी है। जब तक आपके पास पैसा ना आ जाए तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे थे? जैसे ही हमारे कंपनी से गुड्स जो है वो सेल हुआ, हम रिकॉर्ड कर ले रहे थे। बट आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है कि जब आपके पास फंड आ जाए, मतलब आपका जो इनफ्लो है या इनकम जो है जब आपके पास आ जाए, तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। बट इसमें एक और क्लॉज दिया हुआ है कि आपको अगर लगता है कि अगर आपको आज पता चलता है कि इन फ्यूचर मेरे पास कोई लायबिलिटी है जो अराइज हो रही है, जो सेम डे अराइज हो रही है फ्यूचर की लायबिलिटी, तो हम इसे क्या करेंगे? सेम डे में रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके प्रोविज़न बना लेंगे। जैसे जो बैड डेब्ट्स होने वाले हैं, जैसे आपको पता चल गया कि मेरे ये गुड्स बैड डेब्ट्स होने वाले हैं, तो उसके जो प्रोविज़न है वो हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। बट हमारी जो इनकम है जब हमें अराइज होगी तभी हम करेंगे। तो इसके अंदर क्या बोला जाता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर? रिवेन्यू आर नॉट रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर अर्न एंड आपका जो फ्यूचर लायबिलिटी आर अर्न, सो इमीडिएटली आर मेक प्रोविजन टुडे। मतलब फ्यूचर की लायबिलिटी के लिए आपको जो भी प्रोविजन है वो आज बनाने हैं, और आपको जब फंड आएगा, पैसे आएंगे, तभी आपको रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट, सेकेंड आपका क्या आ गया? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड आपका क्या है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप लोग आपका बिजनेस रन कर रहे हो, तो नाम से पता चला कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या होता है? जैसे बिजनेस आप रन कर रहे हो तो उसके अंदर हम बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं। तो जो भी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आप मेथड यूज़ कर रहे हो, तो पर्टिकुलर मेथड को ही हम क्या करने वाले हैं? कंटिन्यू 2 साल, 3 साल, 4 साल यूज़ करने वाले हैं।
जैसे एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन का दो मेथड है हमारे पास, कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर मैं इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को मैं अपना फर्स्ट ईयर में यूज़ कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, मतलब मैं अगर ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इससे ही अपना चारों साल में जो है रिकॉर्ड करूँगा ट्रांजेक्शन, मतलब सेम मेथड से। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो इससे मैं अगर 1 साल 2 साल 3 साल इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से ही रिकॉर्ड करूँगा। तो ये आपका क्या आ जाता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब सर आप बोलोगे सर अगर हम ये रिकॉर्ड करेंगे सेम जो हमारा हमने यूज़ किया मेथड को अगर सेम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हम चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हो आप, बट 3 साल 4 साल आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे दूसरा मेथड यूज़ करना है तो अब सेकेंड मेथड भी जो आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। वो आपका किस में आ जाता है, ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अंदर। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, सेकेंड क्या पढ़ा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड क्या पढ़ा हमने, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब फोर्थ हमारे पास आ जाता है क्या, इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस ओनर है, एक तो बिजनेस ओनर है और एक हमारा बिजनेस है। तो बिजनेस की एंटिटी जो है, बिजनेस ओनर की एंटिटी वो डिफरेंट है किससे, बिजनेस ओनर से। जैसे अगर जो भी फर्म है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फर्म है हमारी, तो उसके जो ओनर है तो उनके जो एक्सपेंसेस है वो आप बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड करोगे। जो बिजनेस के आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे वहाँ पे ओनर के जो एक्सपेंसेस है या ओनर की जो इनकम है पर्टिकुलर उसे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी टर्म और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है वो आप रिकॉर्ड करोगे, ना कि बिजनेस ओनर से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड करोगे आप। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही आपका आया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल समझिए पार्टनर हैं बिजनेस के फर्म के, तो उन्होंने कैपिटल लेके आया, तो जो वो कैपिटल लेके आते हैं तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है कि बिजनेस ओनर की एंटिटी जो है वो सेपरेट रहती है किससे, बिजनेस ओनर से। तो इसमें याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको कि इसमें सिर्फ बिजनेस एंटिटी रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वही रिकॉर्ड करने हैं। और इसके लिए एक केस बहुत ही फेमस हुआ था, जो हुआ था किसका, सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस था, जो कि बहुत फेमस केस है, जो कि ये आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस में से ही निकल के आया है कि बिजनेस ओनर अलग रहेंगे, बिजनेस एंटिटी जो है हमारी वो अलग रहेगी। उसके बाद फिफ्थ आ जाता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब नाम से पता चल रहा है कि चलते जा रहा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग टर्म में, तो अकाउंटिंग टर्म में क्या होता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे जैसे हम कोई अकाउंट बना रहे हैं या जैसे हमने कोई फर्म खोली है, बिजनेस कर रहे हैं हम, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा फर्म जो है वो लॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए चलने वाला है, मतलब हम आगे चलते ही रहने वाले हैं, उसे तुरंत इमीडिएटली वाइंड अप नहीं करने वाले हैं, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होगा ही, हमारा बिजनेस जो है वो चलते ही जाएगा। तो अब जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी इनकम बचती है लास्ट में, मतलब ये साल की जो इनकम बची है या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम हर साल क्या करेंगे कि जो भी इनकम अराइज हुई वो पूरा खर्चा कर देंगे, कुछ रिजर्व बचाएंगे ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो चीज़ें बची हुई है हमारे पास उससे क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो किस में आ जाता है, आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है। फिर 6 आपका आ जाता है क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिवेन्यू, द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड। अब इसका मतलब क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट का, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आ जाओ, एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 2023 और 2024, ठीक है। अब 2024 में मैंने क्या किया, आपको 10 लाख रुपीज़ का मैंने क्या किया, गुड्स अपना जो है वो सेल किया 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो ये जो 10 लाख रुपीज़ का मैंने गुड्स सेल किया, अब इसमें मुझे क्या करना था कि कमीशन देना था। क्या करना था, कमीशन देना था, कितना, 10%। तो ये जो 10% कमीशन है इसका कितना आएगा आपका, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तब ये जो 1 लाख रुपीज़ है, ये कमीशन मुझे कब, ये कमीशन जो है मैंने कब दिया, ये 2024 में, मतलब ये जो 1 लाख रुपीज़ है मैंने कमीशन कब दिया, 2024 में, मतलब 2023 में मैंने मेरे सेल को, गुड्स को सेल किया 10 लाख रुपीज़ में, उसका कमीशन देना था मुझे 10% से, वो कमीशन मैंने कब दिया, 2024 में दिया, ठीक है, 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे जो मेरा 2023 का जो प्रॉफिट है उसमें जो 1 लाख रुपया है,
ठीक है। जो 1 लाख रुपया मुझे देना था, मैंने जैसे 10 लाख का सेल किया तो मैंने 10 लाख मेरे पास ही रख लिया, वो 1 लाख का कमीशन नहीं दिया। तो मेरा जो ये 2023 का प्रॉफिट है वो 1 लाख से इंक्रीज हो गया। 1 लाख से क्या हो गया, ये 23 का प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो गया। बट मैं जो 2024 में जैसे मेरी जो इनकम आएगी उसमें 1 लाख रुपये का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि मैंने 23 का पैसा 24 में दिया, तो वो मुझे क्या हो गया, 1 लाख रुपये का लॉस हो गया। तो ये जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट इसके लिए ही आया है आपका, कि जो एक्सपेंस जिस ईयर में हुआ है आपको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। जैसे आपने भले आप 2024 में वो 1 लाख रुपए का कमीशन दे रहे हो, बट आपको 23 में ही उसकी नलिफाई एंट्री आपको पास कर देनी है, जिससे कि वो मैचिंग कॉन्सेप्ट में बाद में आगे जाके 23-24 के प्रॉफिट में जो है वो मैचिंग आ सके। इसके लिए ही मैचिंग कॉन्सेप्ट आया। तो जो ट्रांजैक्शन जब अराइज होगी उसे उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है, तो वो कहाँ पे आ जाता है, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट में आ जाता है। फिर लास्ट हमारे पास क्या है, आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बैलेंस शीट हमने बनाया, ठीक है। अब उसमें कुछ जैसे 5 रुपया नॉमिनल जो स्मॉल साइज़ के ट्रांजैक्शन होते हैं, 5 रुपया या 0.3 या कुछ पॉइंट के बाद 57 पैसे या 10 रुपया। अब जैसे रिलायंस जैसी इंडस्ट्री, रिलायंस जैसी कंपनी है, तो वो अपने अकाउंट को मेंटेन करती है, तो उसमें 5-10 रुपये के ट्रांजैक्शन वो सोचती है वो नहीं रिकॉर्ड भी करेगी, तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो किस में आ जाता है, आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में आ जाता है। मतलब आप छोटी, जैसे आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, आपको 5-10 रुपये से अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप उसे नहीं भी रिकॉर्ड करेंगे तो वो चल जाता है। बट लेकिन आप बोलेंगे जैसे सोल ट्रेडर है, एक पान की दुकान वाला है, तो अगर वो 5-10 रुपये की एंट्री नहीं रिकॉर्ड करेगा तब तो उसका लॉस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उसे रिकॉर्ड करना होगा। बट अगर आप एज ए बिग फर्म की बात करते हैं या बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ 5-10 रुपये के लिए आप उसे नहीं भी रिकॉर्ड करेंगे तो चलेगा। तो ये आपके 7 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ 7 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर से, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, फर्स्ट वन हमारा क्या था, आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारा थर्ड क्या है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। फोर्थ क्या है आपका, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, आपका इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। सिक्स क्या है आपका, मैचिंग कॉन्सेप्ट। और लास्ट आपका क्या है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है। तो आपके ये 7 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, अकाउंटिंग का ओवरव्यू दे दिया आपको। तो ये जो है सारी चीज़ें आप अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन वो भी आते हैं। और मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे मतलब जो चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली एक्यूरेट सिर्फ वही लेक्चर दूंगा मैं आपको। मैं ऐसे मतलब कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको, जैसे जो भी एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है फिर भी मैं उसको एक्स्ट्रा आपको बता दूँ, वैसा नहीं। एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्यूरेट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप उठा के देख लीजिए, हर साल आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन मिल जाएंगे फिक्स है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिए, स्टे ट्यून, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।